नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ऑडियो बुक चैनल में। आज के टॉपिक के अंतर्गत बात करेंगे महान राजा अशोक के विषय में। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की, गुर्जरा, नेत्तुर एवं उडेगोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। कर्नाटक के गुलबर्गा जिला के कंगनहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्तिशिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रान्यो अशोक उल्लिखित है। ब्रावो अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। 13वें शिलालेख में प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियोनिसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कल्हण के राजतरंगिणी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अरोरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की, 12वें वर्ष निगाली सागर की एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम कर्ज, चोपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्ठी लिपि का अभिलेख शाहवाजगढ़ी एवं मनसेहरा पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख तथा गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पाब्रेटी फेंथेला ने की थी। इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। प्रयाग स्तंभ लेख, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दिल्ली टोपरा, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लायल ने की। लोरिया अरारोज चंपारण बिहार में स्थित है। लोरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मिंदेई है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 भाग कर दिया और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर बलि माफ कर दिया। महास्थान बांग्लादेश से प्राप्त सोहगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवीय प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण प्राप्त होता है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं।
अशोक का शारेकुना कंधार अभिलेख ग्रीक एवं आर्मेक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्र परिषद होती थी जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी व 8,000 रथ थे। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा है। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सैनिक विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। चीनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्य 6 समितियां करती थीं। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेवमात्रक कहा जाता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है: दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपाजीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा परवतक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।